सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे घर में इतना तूफान मचा हुआ था। आज फिर मेरे घर में मेरे पति और मेरे ननद की लड़ाई हो रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि आखिर ये दोनों का झगड़ा किस बात पर होता है। मुझे कभी कभी उनके झगड़े की वजह समझ नहीं आई। एक दो हफ्ते में एक दो बार तो उनकी लड़ाइयाँ जरूर होती थी और हर बार मेरे पति कमरे में आकर गुस्से में कहता था, ये औरत तो पागल हो गई है, उसको तो मैं बहुत जल्द पागल खाने में छोड़ दूंगा। मुझे हैरानी इस बात पर होती कि ये दोनों भाई बहन आखिर करना क्या चाहते थे। उसकी बहनों को पागलपन का दौड़ा क्यों पड़ता था, और वह भी उस बहन को जिसे उसके सिवा दुनिया में और कोई भी नहीं था। मेरी ननद विधवा हो चुकी थी और वह हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहती थी, मगर शायद ये मेरे पति को पसंद नहीं था कि यहाँ हमारे साथ रहती रहे, इसलिए आए दिन उन दोनों की लड़ाइयाँ होती थी। हैरानी वाली बात यह थी कि मुझे अभी तक इन दोनों की लड़ाई की असली वजह मालूम नहीं हुई थी। आखिर वह लड़ते किस बात पर हैं। मैंने कई बार अपने पति से भी पूछने की कोशिश की तो हमेशा यही कहता, तुम छोड़ दो उसकी बातें, वह तो पागल हो चुकी है। बस किसी दिन मेरा दिल किया तो मैं उसे पागल खाने छोड़ाऊंगा। और जब कभी मैं अपनी ननद से इस बारे में पूछती, दीदी आप ही बता दीजिए, आप बहन भाइयों में तो पहले इतना प्यार होता था, अब क्या बात हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। वह तो आपको पागल खाने छोड़ने की बातें करता है। तो मेरी ननद मुस्कुरा देती, मुझे कहती कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कभी भी इस घर से वह नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जब तक मेरे पास उसका एक राज है, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मुझे इस घर में शादी करके आए हुए 6 महीने बीत चुके थे। शादी पूरी तरह मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मैं शादी से पहले अपने पति और ननद को नहीं जानती थी। मेरी शादी तक वह शादीशुदा थी और अपने घर में खुश रहती थी। मेरे माँ बाप ने भी ये सोचकर मेरी शादी कर दी थी कि ये लड़का अकेला है और कोई भी इसके पास नहीं है, हमारी बेटी यहाँ पर खुश रहेगी। मेरी मंगनी फिर बहुत जल्दी ही शादी कर दी गई थी। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने बीते थे कि मेरी ननद के सर पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। वह हमेशा के लिए विधवा होकर हमारे घर पर आ गई थी। शुरू शुरू के दिनों में तो वह ठीक रहा करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने नोट करना शुरू किया कि वे दोनों भाई बहनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। उनमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई है। मैंने पहले पहले तो मुझे यूँ लगा कि शायद मेरा पति हमारी प्राइवेसी को लेकर बहुत डिस्टर्ब है और इसी वजह से उसे अपनी बहन का आना जाना अच्छा नहीं लगता। मगर मैंने उसे यकीन दिलवाया कि मुझे तुम्हारी बहन के आने से कोई समस्या ही नहीं है। वैसे भी वह जवान थी, हो सकता है कि कुछ साल बाद हम उसकी दूसरी शादी कर देते। वैसे तो वह हमेशा के लिए भी रह लेती तो मुझे कोई समस्या ही नहीं थी। और ये बात मैंने साफ साफ बता भी दिया था और अपने पति को भी बता दी थी। जबकि मेरी माँ ने तो मुझे बहुत कुछ कहा था कि अगर तुम्हारे पति और तुम्हारी ननद के बीच झगड़ा हो तो तुम उनकी सुलह मत करवाने लग जाना। उन दोनों भाई बहनों के बीच नफरत ही रहने दो, उनके संबंध आपस में कभी सही ना होने देना, ताकि तुम्हारा पति बहुत जल्द तुम्हारे नंद को इस घर से दोबारा विदा कर दे। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। मेरी ननद के साथ बहुत अच्छे से मेरे संबंध थे, जो मैं किसी भी तरह उनको खराब नहीं करना चाहती थी। वह मुझे मेरी बहनों की तरह ही प्यारी थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने पति का रहस्य समझ में नहीं आता था। उसकी बहन की फिक्र मेरे बजाय उसे होनी चाहिए थी, लेकिन वह तो जैसे भूल ही गया था कि उसकी बहन है। जानबूझकर उससे लड़ाई का बहाना ढूंढता रहता था। फिर कमरे में आकर मुझे कहता कि बस मैं तो किसी दिन इसे पागल खाने छोड़ कर आऊँगा। लेकिन मेरी ननद के कहने के हिसाब से जब तक उसके पास मेरे पति का कोई राज था, वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। शायद इसी राज के खातिर वह अब तक चुप बैठा था। मेरी आदत ऐसी नहीं थी, मैं चुप कर उनकी बातें सुनती, वरना अब तक शायद मुझे इस रहस्य के बारे में सब कुछ मालूम हो चुकी होती। मैंने सब कुछ सुनने से अच्छा समझा कि अपनी ननद से ही पूछ लूं। वह कहने लगी, सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें खुद सब कुछ बता दूंगी। उनकी यूं ही लड़ाई होती रही। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और तसल्ली में थी। सिर्फ मुझे उन बहन भाइयों की चिंता होती थी कि ये दोनों बहन भाई में दोबारा सुलह हो जाए, और उसके लिए मैं अपनी हर तरह की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन बहन भाइयों के बीच में सब ठीक करने में लगी रहती थी। तंग आकर मैंने अपनी कोशिशों को भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी ननद को पता चला कि वह बुआ बनने वाली है तो बहुत खुश हुई थी। उसकी खुद तो कोई औलाद नहीं थी। उसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन जब मेरे पति को पता चला, उसने साफ मना कर दिया। वह मुझे और मेरे होने वाले बच्चे से दूर रहे, अपने काम से काम कर रखा करे। जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे अब अपना ख्याल भी खुद रखना पड़ता था और अपने काम भी खुद करने पड़ते थे।
हमारा घर काफ़ी बड़ा था और उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में हम लोग रहते थे और दूसरे हिस्से में मेरी ननद रहा करती थी। मेरे पति के माँ-बाप की काफ़ी साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही दोनों बहन-भाइयों के लिए अलग-अलग घर बनवा कर चले गए थे, ताकि किसी के साथ कोई बेईमानी ना हो। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने माँ के घर पर थी और मेरा इरादा था कि मैं काफ़ी दिन यहाँ पर रुकूंगी, मगर मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा था। मैंने सोचा अपने घर वापस चली जाती हूँ, इसलिए मैंने अपने पति को बगैर बताए सरप्राइज़ देने के लिए घर पर आ गई थी। लेकिन शायद मेरे हिस्से के घर में ताला लगा हुआ था, इसलिए मुझे अपनी ननद के हिस्से में आना पड़ा। मैंने जब उसे बताया कि मेरा पति इस टाइम घर पर नहीं है, तो वह हंसते हुए कहने लगी, वे घर पर ही हैं। तुमने दरवाजे पर बैल नहीं बजाई होगी, चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलती हूँ। मुझे साथ लेकर दरवाजे पर आई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी, तो 2 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुल गया और मेरे पति का चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो गया। मुझे देखकर काफ़ी घबरा सा गया था। मेरी ननद मेरे कान में कहने लगी, देख लो तुम्हारा पति तो घर पर ही है। वह खुद तो चली गई, मगर मुझे अपने पति को देखकर बहुत शक हुआ था कि वह इतना घबरा क्यों रहा है। अगर वह घर पर था तो उसने पहले दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। मैंने भी दरवाज़ा बहुत बार बजाने की कोशिश की थी। मैं कमरे में जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे अंदर जाने से भी रोक दिया और कहने लगा, नहीं अभी अंदर मत जाओ। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वह बात को संभालते हुए कहने लगा, अंदर अभी कॉकरोच है और तुम तो डरती हो ना। तुम दूसरे कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं तब तक कमरे की कीड़ों की सफाई कर देता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आकर लेट गई। न जाने क्यों मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई तो ऐसी बात जरूर है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। मैं शाम को अपने पति से छुप कर अपनी ननद के पास गई और उससे कहा कि तुम मुझे वह रहस्य बता दो जो आपके पास है मेरे पति का, क्योंकि अब तो मुझे भी लगने लगा है जरूर कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। मेरी ननद कहने लगी, अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहती हो तो शनिवार की रात में नकाब लगाकर रात को छुप कर चली जाना। तुम्हें सारी हकीकत अपने आप पता चल जाएगी। मैं भी बेचैन थी, हफ्ते की रात का इंतजार करने लगी। 2 दिन की बाद ही शनिवार की रात आ गई थी। रात में जब मैंने मामूली दूध पी लिया, क्योंकि मेरी ननद ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि आधी रात के टाइम मुझे मेरी ननद का मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि तुम अपने पति का राज जानना चाहती हो तो छत पर चली जाओ। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और भागते हुए छत की तरफ चली गई। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल और वहम पैदा हो रहे थे। न जाने ऐसा क्या रहस्य था जिसके लिए मुझे क्यों छत पर जाना पड़ा। भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। छत पर गई तो सामने का रहस्य देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। छत पर तो मेरा पति था ही, मगर वहाँ पर एक और लड़की भी थी। उससे पहले मैं अपने आपे से बाहर होती, आगे बढ़ती, उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। देखा तो मेरी ननद पीछे खड़ी थी। मुझे कहने लगी, अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी तुम सिर्फ इन पर नज़र रखो। मुझे किसी तरह भी चैन नहीं मिल रहा था। अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और लड़की से साथ देखना मेरे लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली बात थी और मैं चाहती थी कि मैं इन दोनों को उसी टाइम रंगे हाथों पकड़कर खूब बेइज्जत करूं। इससे पहले कि मैं अपने इरादे को पूरा करती, मेरी ननद मुझे बाजू से खींचते हुए वापस ले आई और कहने लगी, ये था वो रहस्य, इसके बारे में मैं बात कर रही थी। तुम्हारे पति का दूसरी लड़कियों के साथ भी चक्कर रहता है। वह अभी तक मेरे सामने इसलिए दबा रहता है कि वह जानता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ मालूम कर चुकी हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तुम भी उसके बारे में जान चुकी हो तो उससे कोई डर और खौफ नहीं रहेगा। जब तुम्हारी औलाद पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे पति का रवैया तुम्हारे साथ बदल ही जाएगा। मैंने उस लड़की का चेहरा अपने दिमाग में बैठा लिया था। ये सोच लिया था कि मैं उसके बारे में मालूम करके उसको सबक सिखा कर रहूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादीशुदा पति पर डोरे डालने की। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। आधे घंटे के बाद मेरा पति भी आ गया और जब मैंने कहा कि तुम कहाँ पर थे तो वह घबरा गया और बात को टालते हुए कहने लगा, मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं ताज़ा हवा खाने छत पर चला गया था। उसने मुझे नहीं बताया था कि उसका दूसरी लड़कियों के साथ भी चक्कर चलता रहता है। मतलब तो यही था, वाकई में उसकी दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा था। फिलहाल मैं अपने पति को बातों बातों में जता दिया, अगर उसका किसी और के साथ कभी अफेयर भी हुआ तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसका कोई ना कोई हल तो मैं निकाल ही लूँगी। अगले हफ्ते तक मेरा पति छत पर नहीं गया और कमरे में ही रहा। अब तो उसकी अपनी बहन के साथ लड़ाई भी कम हो गई थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। उन दोनों ने काफ़ी दिनों तक एक दूसरे को बुलाना ही छोड़ रखा था। फिर एक दिन एक रहस्यमय दृश्य मुझे देखने को मिला था। न जाने उन दोनों बहन भाई के बीच कब और कैसे अच्छे से सुलह हो गई थी। ये बात बहुत चौंका देने वाली बात थी।
क्योंकि पहले तो एक दूसरे की शक्ल देखने पर भी राजी नहीं थे और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि उनकी लड़ाइयाँ क्यों होती है और किस वजह से हुई है और सुलह भी किस शर्त पर हुई है। उन दोनों बहन भाइयों की आपस की बात थी। मैंने जब कॉल करके अपनी माँ को इस बारे में बताया तो माँ मुझे कहने लगी, तुम्हें उन पर नज़र रखनी चाहिए और तुम्हें पता करना चाहिए पहले उनके बीच क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है। ये ना हो कि तुम्हारी लापरवाही में तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। मम्मी की बात मैंने अपने दिल पर ले लिया, इसलिए मैंने उन दोनों पर अब नज़र रखना शुरू कर दी। कभी कभार मुझे लगता था कि वे दोनों सच में ही सुलह कर बैठे हैं और एक दूसरे को पिछली बातों के लिए माफ़ कर चुके हैं, लेकिन फिर अगले ही पल मुझे लगा था कि दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वरना अंदर से अभी भी एक दूसरे के खिलाफ और बगावत पर हैं। उस दिन मुझे बाजार में अपने बच्चे के लिए कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी थी और मेरी ननद घर पर ही थी, तो फिर मैं मजबूरी में खुद ही अकेले बाजार चली गई। मैंने अपनी ननद को फ़ोन करके पूछा भी कि वह कहाँ पर है, तो उसने यही कहा कि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर निकल आई हूँ। मगर उसका ज़रूरी काम मुझे बाजार जाकर अच्छे से पता चल गया जब मैंने उसे और उसके भाई यानी अपने पति को और उस लड़की के साथ देखा जो मुझे अपने पति के साथ छत पर नजर आई थी। वह तीनों एक मॉल में इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने भी अपना चेहरा ढककर पिछले वाले टेबल पर जाकर बैठ गई थी ताकि उनकी बातें सुन सकूं। मेरे जाने के 2 मिनट बाद ही वह लड़की तो उठकर चली गई, लेकिन मैंने उन दोनों की काफ़ी बातें सुन ली थी। मेरी ननद मेरे पति से कह रही थी कि मैं तुम्हारी पत्नी को अब तक तुम्हारे किसी रहस्य के बारे में भी नहीं बताया। मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया है और अब मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि जितना मेरा हिस्सा बनता है मुझे उतना ही दे दो। मैं 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लूँगी और ना कम। सारा हिस्सा अकेले हड़प नहीं सकते। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, मैं समझ गया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की पूरी पैसे भी दे दूँगा। मैं तो कृपा करता हूँ कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, वरना तुम जैसी लालची लड़की तो किसी की बहन होने के लायक भी नहीं है। उनकी बातें तो पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो एक दूसरे के किस हिस्से की बात कर रहे थे, लेकिन ये सुनकर वे एक दूसरे के सगे भाई बहन नहीं है, मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। ये वह क्या कह रहा था और क्यों? उन लोगों ने मिलकर मुझे धोखे में रखा था, लेकिन उनका मुझे धोखे देने का क्या मकसद हो सकता था? मुझे ऐसा क्या हासिल करना चाहते थे? मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिसको बेचकर आपस में आधी आधी कर लेते। मैं तो एक गरीब घर से आई थी और ना ही मैं अपने साथ लाखों करोड़ों का दहेज लेकर आई थी। फिर ये किस लड़की को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे थे? कहीं उस लड़की को तो नहीं जो अभी अभी यहाँ से उठकर गई थी? आखिर वह भी तो थोड़ी देर पहले उनके साथ बैठी इसी गेम प्लान का हिस्सा बनी हुई थी। आखिर वह तीसरी लड़की कौन थी और उन दोनों की क्या गलती थी? उनके साथ उसका क्या संबंध था? ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था। जब तक मुझे पता नहीं चलता मुझे तसल्ली नहीं मिलता। मैं उनके उठने से पहले चुपचाप वहाँ से अपने घर पर आ गई थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों भी घर पर वापस आ गए थे। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं उनसे साफ साफ पूछ ही लूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं चुप रही। मेरी ननद एक होशियार औरत थी, इसलिए उसने मेरे चेहरे के बिगड़ते असर को नोट कर लिया था और मुझसे पूछने लगी, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? मैंने बहाना बनाते हुए कह दिया, वैसे ही तबीयत खराब है। इसलिए मुझे ये अब लगने लगा था कि मेरी ननद भी ये चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं और अपने भाई से वो दूसरी लड़की की शादी करवा दे। ऐसा नहीं है तो वह उससे हंसकर बातें क्यों कर रही होती? पहले उसके अपने भाई से तो अच्छे संबंध नहीं थे, तो उसने मुझे इस चक्कर के बारे में बता दिया और जब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो वह अपने भाई का साथ देने लग गई है। मुझे कुछ भी करके अपना घर बचाना था, इसलिए सबसे पहले तो मुझे उस लड़की को ढूंढ कर लाना था ताकि मैं उसको अपने पति से दूर कर सकूं। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से दोनों बहन भाइयों को बाहर जाते हुए देखा तो मुझे शक हो गया, कहीं ये दोनों उसी लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे। मैंने भी उनसे थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। आज मैं हर हाल में ये मालूम करने जा रही थी कि आखिर उनके बीच क्या चल रहा है। पिछली बार तो मुझे लगने लगा था कि वे लड़की बहुत ही तेज और होशियार होगी, लेकिन अब जब मैंने उन दोनों के साथ देखा तो मुझे बहुत हैरानी का झटका लगा। वह लड़की तो रो रही थी और उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर कुछ कह रही थी। इतनी दूर से मुझे उनकी बातों की आवाज़ नहीं आई, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली बात थी कि आज वे लड़की उनके आगे क्यों गिड़गिड़ा रही थी। आखिर ऐसी क्या बात थी? मैंने देखा मेरी ननद उसको बहुत तसल्लियाँ दे रही थी और मेरे पति का मूड भी काफ़ी बिगड़ा हुआ था, मगर वह लड़की वहाँ से जाने को तैयार भी नहीं थी। अब मुझे नहीं लग रहा था, शायद उसका मेरे पति से कोई चक्कर होगा।
फिर हो सकता है मेरे पति ने उससे कभी धोखे में रखा हो, इसलिए वह लड़की रो रही थी। अब मैं ज़्यादा सोचकर अपनी तबीयत खराब नहीं करना चाहती थी। मेरे सब्र का बांध भी अब धीरे धीरे टूटने लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उनके पास जाकर सीधा पूछ ही लेना चाहिए, आखिर ये सब क्या चल रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उनके पास पहुंच गई। मुझे वहां पर देखकर मेरे पति और ननद के रंग बिल्कुल फीके पड़ गए। वे दोनों घबरा गए और पूछने लगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उस लड़की को गौर से देखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मेरे पति के साथ क्या चक्कर चला रही हो। वह लड़की बिल्कुल सुन्न होकर घबरा गई और ना में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो अपने किसी काम से यहाँ पर आई हूँ। आप अपने पति को समझाइए ना, वह मेरा काम कर दे। मैं अपने पति के तरफ देखकर पूछा कि वह क्या कह रही है और कैसा काम, और वह क्यों रो रही है। तो मेरी ननद मुझसे कहने लगी, तुम छोड़ दो ये सब बातें, तुम मेरे साथ आओ, हम घर चलते हैं, उस लड़की की समस्या बाद में देख लेंगे। दोनों ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए मैंने जाने से साफ मना कर दिया। उस लड़की को कहा कि तुम मुझे सारी बात बताओ, आखिर तुम कौन हो और मेरे पति के साथ तुम्हारा क्या लगाव है। वह लड़की कहने लगी, मेरा नाम सालू है, मेरे माँ बाप मीडिया में काम करते थे। वह लोगों की दबी हुई आवाज़ को उठाने का बहुत शौक था। मेरे परवरिश भी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी। मैं उनकी शादी के काफ़ी सालों के बाद पैदा हुई थी और जब तक मेरी पैदाइश नहीं हुई थी उन्होंने अनाथ आश्रम से 2 बच्चे घर पर लाकर पाले थे। वे दोनों कोई और नहीं बल्कि ये जो सामने तुम्हारे पति और तुम्हारी ननद बनकर बैठे हैं ना, यही दोनों थे। मेरे माँ बाप ने उनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मुझे भी यही हमेशा कहा कि ये मेरे भाई बहन हैं, और मैंने भी उनको यही समझा। मगर ये दोनों लालची निकले। मेरी मम्मी पापा के मरने के बाद उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी जिनका उन लोगों ने धोखे से हथिया लिया, जबकि उनकी बेटी मैं हूँ और उनकी बेटी होने के नाते मेरा हक बनता था। मगर उन दोनों ने मेरे घर में ही कब्जा करके मुझे घर से बेदखल कर दिया। अब मैं उनके चक्कर काट रही हूँ कि मुझे मेरा हक वापस कर दो, और मुझे हर बार टालकर वापस भेज देते हैं। ये सब सुनकर वे दोनों शर्मिंदा हो गए थे। मेरी ननद कहने लगी, जब तक हम दोनों के बीच जायदाद के झगड़े वगैरह थे तब तक तो हम दोनों लड़ते रहते थे। मैं चाहती थी कि सारी जायदाद मुझे मिले और तुम्हारा पति चाहता था कि उसे मिले। इसी वजह से हमारे बीच में बहुत झगड़े होते थे। मगर फिर हमने आपस में डील कर ली, हम दोनों ही आधी आधी जायदाद बांट लेते हैं, इसलिए हमने आपस में सुलह कर ली थी। जब तक सुलह नहीं थी तब तक इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहे थे। तुम्हारे दिल में शक डाला था, जबकि उस रात भी यही लड़की थी कि मैं भी वहीं पर थी, उससे मिली थी। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं एक ईमानदार लड़की थी, मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया था। मुझे उन दोनों पर शर्म महसूस हुई। मैंने कहा कि अगर तुम लोगों ने उसका हक उस लड़की को वापस नहीं किया तो मैं उसका साथ दूंगी, और अगर उसे कोर्ट तक जाना पड़ा तो मैं कोर्ट तक भी उसके साथ जाऊंगी। बल्कि यही नहीं, मैं अपने घर जाकर अपने पति के गैर मौजूदगी में उस लड़की को बुलाकर उसके घर के सारे कागजात वगैरह भी उसके हवाले कर दिए थे। मुझे ना तो धोखा देना पसंद था और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकती थी जो लोगों के साथ धोखा और प्रेम करता हो। इसलिए मैंने अपने घर वापस आ गई थी। अगर मेरा पति सुधर जाएगा तो मैं वापस चली जाऊंगी, और अगर नहीं सुधरेगा तो मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी। अब आप लोग बताइए कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।